डार्ट पैड पे हम आ गए और डार्ट पैड जो है, अब यहाँ पे आप देखें एक तरह से एक फंक्शन रेडी है जिसका नाम है फॉर, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम इफ में कंडीशन ब्रैकेट दे रहे थे, यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर्स हैं। इफ के फंक्शन के साथ हमारे पास जो पैरामीटर्स थे, अच्छा मैं पैरामीटर्स है ना इनको कह रहा हूँ, ठीक है, जिनको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, लेट्स कॉल देम आर्ग्यूमेंट्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे फॉर है, फंक्शन है जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कुछ। सबसे पहले हमने कहा हुआ है कि भी एक वेरिएबल क्रिएट करो काउंट, जिसको हम आई कह रहे हैं। यहाँ पे आई क्या है, आई जो है निगरानी रखेगा। निगरानी किस चीज की, कि सर्टेन कंडीशन जो है वो कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। देन यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है, देन यहाँ पे हमने एक इंक्रीमेंट दिया है। अब इसको समझना बहुत आसान है। हमने कहा है कि भाई एक बनाओ डब्बा, एक बनाओ वेरिएबल, ठीक है। उसमें आप आई की वैल्यू रख दो 0। देन आप जो है ये चेक करो कि क्या आई के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से, सॉरी 10 से लेस है। तो हमने कहा हाँ भाई जीरो, जीरो जो है वो 10 से लेस है। तो अब नीचे जाके जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं फॉर के अंदर वो प्रिंट कर दो, ठीक है। और जब वो प्रिंट हो जाएगा, चले हम इसको थोड़ा सा और इजी बना दें, ठीक है। जब वो हेलो प्रिंट हो जाएगा, तो उसके बाद आके आपने आई में एक जो है नंबर प्लस करना है। सिंपली जब वो प्लस हो गया, जब वो नंबर प्लस हो गया, तो अब आई में क्या था, 0 से ऊपर 1 हो जाएगा। और फिर हम दोबारा चेक करेंगे क्या 1 जो है वो 10 से लेस है, क्योंकि कंडीशन क्या है हमारी कि आई जब तक 10 से लेस हो तब तक वो चलता जाए। दोबारा वो चलाएगा स्टेटमेंट, दोबारा वो इंक्रीमेंट करेगा एंड सो ऑन। ये तब तक चलेगा जब तक आई में जो है 9 आ जाएगा। वो चेक करेगा कि आई में जो वैल्यू है वो 10 से लेस है, 9 इज 10 लेस देन 10। वो प्रिंट करेगा एंड देन आई में आ जाएगा 10। जब फाइनली आई में 10 आ जाएगा, तब वो चेक करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो 10 से लेस है। तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि जो आई में वैल्यू है वो 10 से लेस नहीं है बल्कि 10 से इक्वल है, तो वो नहीं चलेगा। तो अगर आप में से कोई यहाँ मुझे बताएगा कि ये जो है कितनी बार प्रिंट होगा, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, ठीक है, y9 एंड y10। ओके जूम कर दिया। अच्छा अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऑफ कोर्स, क्योंकि गिनती जब 0 से शुरू होती है तो वो उसने काउंटर 0 से शुरू किया और उसने चेक किया कि 10 के लेस कौन से नंबर तक आ रहे हैं। 10 का लेस आखिरी आखिरी 9 है, 0 से लेकर 9 तक 10 होता है, ठीक है। ये इनकी चेक कर लें हम, 0 0 को काउंट करें और फिर 9 तक जाए, 10 हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताएं कि अब ये कितनी बार प्रिंट होगा, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। क्यों, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा अभी 0 आ गया, दोबारा 10 टाइम्स तक होगा। अब मुझे बताएं अब कितनी बार प्रिंट होगा। जबरदस्त, 11 टाइम्स। क्यों, क्योंकि मैंने उसको साथ एक और ऑपरेटर लगा दिया। हमारे पास 4 किस्म के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इफ यू कुड रिमेंबर ऑल दोज, हमारे पास होता है लेस देन होता है ग्रेटर देन होता है लेस देन इक्वल टू, देन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके अलावा होता है कंपैरेटिव ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं इक्वल इक्वल टू, जो किसी इक्वल चेक करता है। देन एक होता है नॉट। तो ये जो चीजें हैं, कुछ 6 किस्म की चीजें हैं, इनको आप कर लें याद। ओके, ठीक है। अब मुझे बताएं कि, सॉरी, अब ये कितनी बार चलेगा, जल्दी से बताएं, जल्दी 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 जल्दी। कोई आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि कितनी बार चलेगा। हरी अप हरी अप हरी अप एवरीवन। ओके काशिफ से 0, नोबडी, किसी को नहीं पता है कितनी बार चलेगा। जस्ट यूज योर लॉजिक एंड क्रैक इट ना। लाइक भाई हमने कंडीशन क्या दी हुई, हमने कंडीशन दी हुई कि एक वेरिएबल है, उसमें क्या रखा हुआ, 0 रखा हुआ, ठीक है। हमने कहा, हम पूछ कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि अगर ये जो वैल्यू है 0, अगर ये 10 से ग्रेटर देन है या 10 के इक्वल है, तो जो कोड है वो चला दो। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10? एग्जैक्टली।
नहीं चलेगा, कंडीशन ही नहीं चल रही ना उसके पास। लेट्स सी। अब ये जो 11 टाइम्स वाले हैं ना, जरा एक बार खुद सोचेंगे कैसे चलेगा 11 टाइम्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हम उसको यूज करते हैं डिफरेंट, को लिखते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। लेट्स से जी मैं एक लेके आ रहा हूँ लूप जो कि है वाइल लूप। अच्छा, अब वाइल लूप में क्या होता है बेसिकली कि हम फॉर नहीं लगाते, हम लगाते हैं वाइल, ठीक है। और उसका सिंटेक्स भी डिफरेंट है। सिंटेक्स डिफरेंट कैसे है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लिखते हैं उसमें, ठीक है। हमने लिखा जी वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने आई को यूज तो किया है, आई बनाया नहीं है कहीं भी। तो हम जी इस वाइल लूप के लिए आई का वेरिएबल पहले से कहीं और बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम वैल्यू रख देते हैं 0, ठीक है। और अब जो इसमें आप मुझे बताएं क्या पार्ट मिसिंग है। हमारे पास लूप में 3 पार्ट थे ना, वेरिएबल, कंडीशन एंड एक और चीज थी इसमें, एग्जैक्टली इंक्रीमेंट, वो मिसिंग है। तो वो हम लगाते हैं लूप के अंदर, बिकॉज इंक्रीमेंट तब तक हमें चाहिए जब तक लूप चल रहा है। वो फॉर में भी हमने यही देखा, यहाँ पर भी यही, ठीक है। तो हमने कहा जी आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब ये मुझे बताएं कि कितनी बार चलेगा। लेट्स डू दिस। जी जनाब। ओके गुड, 11 टाइम्स, वंडरफुल। बिल्कुल 11 टाइम्स चलेगा। अच्छा, ऐसे ही एक है डू वाइल। और डू वाइल भी बहुत ही मजे की चीज है, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें, उसमें हम कंडीशन देते हैं बाद में। अब मैंने कहा जी डू, ठीक है, वाइल दिस। तो हम कह रहे हैं डू दिस वाइल दिस, तो हम इसको दोबारा से कहते हैं जी प्रिंट हेलो वाइल आई लेस देन 10। अभी कितनी बार चलेगा आपके लिहाज से। अरे सॉरी, ये तो कोई देख ही नहीं रहा कि उसमें एरर था। अच्छा, चले अब मुझे बताएं कि अब ये कितनी बार चलेगा। अच्छा, जो लोग जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ उनके जवाब, बट फिलहाल मैं सही जवाब वो नोट कर रहा हूँ ताकि मैं गलत जवाब देख सकूँ, ठीक है। और क्या बात है, चीटे लगे पड़े हो यार माशाल्लाह आप लोग। तो जो लोग कह रहे हैं कि एक बार चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि डू वाइल का मकसद ही यही है कि उसने एक बार चलना ही चलना होता है, ठीक है। यानी कि वो क्या कहता है जी कि कंडीशन हम चेक करेंगे बाद में, पहले तो तुम ये कर दो। ये है सिंपल लॉजिक डू वाइल की। ये तीनों लूप्स खत्म हो गए। अब आप मेरी बात सुने। आपके पास एक एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी है ये, करें एक्टिविटी या छोड़ दें, बाद में करें। ठीक है, चलें जी। आपका जो नाम है वो आपने प्रिंट करना है आपकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी एज जितनी है उतनी बार आपका नाम प्रिंट हो, लूप आपकी मर्जी का। जल्दी से करें। ओके, यू विल हैव ओनली 1 मिनट फॉर दिस। और 1 मिनट में आपने ये करना है। जो कल वाला कोड था उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हसन अली ने यहाँ पे करके दिखा दिया है जी, जबरदस्त। इसके बाद ओके ओके, आतिफ, अल्लाह बख्श एंड संजना, ठीक है। कृष्णा वेरी गुड, निखिल ग्रेट, ठीक है जी, सही है, ठीक है। ओके, रहम एंड सैरिश भी ओके, डन जा रहे हैं, ठीक है। प्रार्थना भीषम ओके ओके, हंसिका वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है
इफ की एक टाइप जो कि हमसे कल मिस हो गई थी, तो हम वो देख लेते हैं जल्दी-जल्दी से। आई नो बहुत से लोगों को आती है, सो उनके लिए जिनको मेरी तरह नहीं आती, ठीक है? अच्छा, तो हमने कल पढ़ा था कि हम एक सर्टेन कंडीशन लगा सकते हैं। हमने कहा जी इंट ऐज इज़ इक्वल टू 10, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ अम, सॉरी इफ ऐज ग्रेटर ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट यू आर अडल्ट, ठीक है? तो अब ये क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? क्या ये यू आर अडल्ट प्रिंट करेगा? ज़बरदस्त। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक ही कंडीशन लगा रहे हैं, बट व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल कंडीशंस? तो मैं यूज़ करूँगा एल्स इफ। एल्स इफ ओहो एल्स इफ एज ग्रेटर देन 15, ठीक है? तो क्या करो? तो कहो भाई प्रिंट यू आर एन अ टीनेजर, ठीक है? वैसे ही मैं एल्स इफ के हज़ार लगा सकता हूँ यहाँ पे। देयर इज़ नो लिमिट ऑन एल्स इफ्स। और आखिर में अगर मैं कहूँ कि भाई अगर ये हो तो ये हो जाए, या फिर ये हो तो ये हो जाए, या फिर ये हो तो ये हो जाए, या फिर ये हो तो ये हो जाए, कुछ भी ना हो इन सारी कंडीशन में से, तो आखिर में क्या हो, है ना? आखिर में देयर हैज़ टू बी सम डिफ़ॉल्ट कंडीशन जहाँ पे वो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो रही हो, तो क्या हो? तो मैं कहूँगा भाई एल्स, आखिर में आएगा सिर्फ एल्स, प्रिंट कर दें कि भाई यू आर अ किड। अब आप में से मुझे बताएं कि ये जो आखिर में आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा इस कोड के अकॉर्डिंग? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो कंडीशन में हमारे पास एज को हम चेक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? एज में एक वैल्यू है जो कि है 10। पहले ये आएगा सबसे पहले यहाँ पे, जैसे ही हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा वो चेक करेगा एज के अंदर वैल्यू क्या है, 10 है। क्या 10 18 से बड़ी होती है? नहीं होती, ये छोड़ देगा। वो आएगा यहाँ पे, वो चेक करेगा क्या एज के अंदर वैल्यू 15 है या 15 से बड़ी है, सॉरी। तो वो चेक करेगा भाई नहीं है। वो अब क्योंकि उसके पास सारे इफ और एल्स इफ खत्म हो गए, अब उसने कहा कोई भी कंडीशन काम नहीं कर रही, तो वो एल्स को चलाएगा ही चलाएगा। अच्छा, अगर मैं एल्स को रिमूव कर देता हूँ, अब बताएं अब क्या प्रिंट होगा? जबरदस्त। अब क्योंकि कोई एल्स है ही नहीं, उसके पास एक डिफॉल्ट कंडीशन है ही नहीं, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो आई थिंक अच्छा एक और चीज होती है मेरे पास, इफ एज ग्रेटर देन 18, सॉरी, चलिए कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं ना हम मसले की बात नहीं है। तो हम ये कर लेते हैं प्रिंट ठीक है, और एंड देन हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं 3-4 मरतबा। अच्छा, सपोज करें कि इन सब में कंडीशन जो है ना वो अलग अलग है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे कर देता हूँ। कुछ ज्यादा ही बड़ी उम्रें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? अच्छा, जब ये भी तो एक तरीका है ना कि हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, तो हम मल्टीपल इफ्स यूज क्यों नहीं करते हम? या फिर मैं कहूँ कि हम मल्टीपल इफ्स कब यूज करते हैं और हम इफ एल्स कब यूज करते हैं? तो डू यू नो एवरीवन? पता है आपको? ओके ओके, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, ये क्या करेगा? ये हर एक इफ को अलग अलग स्टेटमेंट समझ के हर एक को चेक करेगा। तो कभी कभी हमें नहीं चाहिए होता कि हमें हर एक को चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की एज है वो 18 है, ठीक है? तो क्या मैं जरूरी समझता हूँ, और मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर ये 18 से ऊपर है तो ये अडल्ट है। अगर मैं पहली कंडीशन में ले रहा हूँ कि भाई ये 18 से ऊपर है, तो क्या जरूरी है कि मैं सारी की सारी उम्रों में चेक करूँ उसको? नहीं है ना। तो हमें सिर्फ वही चाहिए जो मोस्ट सूटेबल हो। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा चेक करना ही पड़ता है कि भाई क्या नाम है, मल्टीपल इफ्स भी चेक हो। तो उस केस में भी हम ना एक काम कर सकते हैं, ये जो मल्टीपल इफ्स हैं इनकी जगह पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है और का, ठीक है? इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 34, अब बताएं। और अब मैं करता हूँ इसको 90। तो अब बताएं अब क्या प्रिंट होगा?
आर यू श्योर ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा? ठीक है, तो जितने भी लोग अडल्ट वाले हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि और ऑपरेटर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पे भी चला देता है। ठीक है, ये चेक करेगा कि एज के अंदर वैल्यू है 90, क्या 90 18 से ग्रेटर है? बिल्कुल है, वो आगे चेक ही नहीं करेगा कि आगे कौन सी वाली पड़ी है। दैट मीन्स के बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम करता है। इफ एल्स इफ में भी यही होता है, अगर एक इफ काम कर गया बाकी एल्स इफ खत्म, और नीचे वाला लास्ट एल्स भी खत्म। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं कर दूं उसको ये, क्या नाम है, 10 दोबारा, अब क्या प्रिंट होगा गाइस? एग्जैक्टली exactly. अभी भी अडल्ट प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इन दोनों में से कोई एक पे भी ट्रू कर देगा। अगर एक भी ट्रू हो गई, ये ट्रू, तो भाई क्या 18, क्या 18, क्या 10 18 से ग्रेटर है? नहीं है। लेकिन 10 34 से तो लेस है ना, तो ये कर देगा उस पर ट्रू। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे एक और ऑपरेटर आता है हमारे पास, विच इज एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब बताएं कि अब ये कब ट्रू होगा? एंड ऑपरेटर जो है ना, वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी, सिर्फ तब ट्रू होता है। दैट मीन्स कि उसके लिए ये कंडीशन भी वेरीफाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी वेरीफाई होनी चाहिए, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ना 10 18 से ग्रेटर है, हालांकि 34 से लेस है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन इस इसको प्रिंट होने के लिए इस एज, सॉरी, इस इफ की दोनों कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा एक साथ, किसी एक पे काम नहीं करेगा। विच मीन कि अगर मैं इसको 19 कर दूं तो ये काम करेगा, यानी कि 19 जो है वो 18 से ग्रेटर भी है, 34 से लेस भी है। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि हमारे पास एंड ऑपरेटर कैसे यूज होता है, और ऑपरेटर कैसे यूज होता है, इफ एल्स इफ कैसे यूज होता है, इफ एल्स कैसे यूज होता है, लूप्स कैसे यूज होते हैं। ऑल गुड, अब हम चलते हैं हमारे फाइनल फंक्शंस पर। इसके बाद मैं आप लोगों को, ओके, अच्छा, फंक्शन में ना हमारे पास जो है कुछ चार किस्म की टाइप्स में मैंने इनको जो है वो कैटेगराइज किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है, दैट इज, लेट मी प्रेजेंट दिस दैट यू ऑल कुड सी। के, जी हाँ, तो फंक्शंस के हैं चार, जो हैं कुछ कैटेगरीज जो मैं इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। इसके बाद है नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न एंड विद आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि हमारे पास जो है वो एक में ना रिटर्न है ना आर्ग्यूमेंट है, एक में रिटर्न नहीं है पर आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक में रिटर्न है पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, और एक में दोनों ही है। ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न वैल्यू क्या होती है? बहुत ही प्यारी चीज है। इसका मैं कोड आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले आते हैं हम रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और अच्छा, फंक्शन जो है ना वो, जब हम कोई नया फंक्शन बना रहे होते हैं तो वो जो है हम void main से ऊपर बनाते हैं या नीचे बनाते हैं, मतलब void main के बाहर बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि void main भी एक फंक्शन है। और अच्छा, तो हमने फंक्शन के जो चार तरीके हैं उसमें काम करना है। सबसे पहला है, ये है रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स। रिटर्न क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ उस फंक्शन को कुछ दे रहे या नहीं दे रहे, और वो फंक्शन हमें कुछ ना कुछ दे रहा है। ठीक है, तो हालांकि अगर मैं रिटर्न ना लगाऊं और इसमें जस्ट लेट से चले, मैं साथ साथ करते हैं हम, तो यहाँ पे मैं इसको void main के अंदर, ये बात याद रखिएगा, फंक्शन बनेगा void main के बाहर और काम करेगा void main के अंदर या किसी ना किसी और फंक्शन के अंदर भी, या फिर अगर आप लूप में आगे जाएंगे तो फिर बहुत चीजें देखेंगे, पर फिलहाल आसान से आसान चीजों समझने के हम void main के अंदर इसको कॉल करते हैं। ठीक है, और हमने कहा जी कि आप ऐड नंबर्स का फंक्शन जो है वो चला दो, और याद रहे कि ये खाली नहीं जाएगा, ये किसी ना किसी वेरिएबल के साथ जाएगा, क्योंकि हमने इसके आर्ग्यूमेंट्स को भर के रखा हुआ है। हमने इसको रिटर्न वो भी कही हुई है। ठीक है, अब मैंने कहा जी कि आप कर दो 1 और 2, अभी देख लेंगे फंक्शन कैसे कॉल होता है। ठीक है, यहाँ हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ हमने कॉल कर दिया, ये भी एक फंक्शन की तरह ही है, ये भी एक फंक्शन की तरह ही है।
बल्कि है क्या क्या है। तो थोड़ा सिंटेक्स जो है मिलता जुलता लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये जूम कर देते हैं। इज इट ओके नाउ, या और जूम करें? और जूम करें, ओके। अभी ठीक है? ठीक है, ओके। तो हमने कहा जी, क्या नाम है कि आपके पास एक फंक्शन हमने बना दिया, हमने कहा उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी। अच्छा, जो भी हम रिटर्न में, अगर हमें उससे इंटीजर चाहिए तो हमें यहाँ लिखना होता है उसके वो रिटर्न की टाइप क्या है। ठीक है, हमने कहा जी आप हमें एक इंटीजर रिटर्न करेंगे। अब आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं उसके नाम। पहले हमने रिटर्न वैल्यू लिख दी, हमने उस फंक्शन को नाम दे दिया एक। देन हमने कहा जी ये वो ये आर्ग्यूमेंट से एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हमने कहा कि ये इंटीजर से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे। जब हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो हम इसका नाम लिखेंगे एज इट इज। इसके ब्रैकेट्स में हम उसको जो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं वो देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जी दो इंटीजर्स थे, वन भी इंटीजर है। इंटीजर, वन इंटीजर क्यों है जरा बताएंगे आप लोग मुझे, जो हमने कल डेटा टाइप्स में पढ़ा था। ये वन एक नंबर है, ठीक है। टू भी एक इंटीजर है, क्योंकि टू एक नंबर है। अब ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा कुछ भी नहीं। तो इसने ऐसा क्यों किया? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ये नहीं कहा है कि ये प्रिंट करे, हमने जस्ट इसको इसका है कि रिटर्न करे। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब ये करेगा प्रिंट। अब क्या हो क्या रहा है बेसिकली इसमें, जरा हम एक ड्रॉइंग से समझते हैं। ठीक है, हमने कहा ये एक फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फंक्शन, सॉरी, ये जो फंक्शन है प्रिंट का, ये अपने अंदर चला रहा है ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारे से दो नंबर ले रहा है और वो उसका रिजल्ट पॉप कर रहा है, मतलब फेंक रहा है पीछे की तरफ। और जैसे ही ये नंबर, जैसे ही ये फंक्शन जो है वो इन दो का सम फेंक रहा है, तो ये प्रिंट जो है वो आपका उसको पकड़ के आपको दे रहा है। ठीक है, अगर मैं ये प्रिंट हटा दूं तो वो जो फंक्शन है वो वैसे ही फेंकेगा, अपना अपना काम वैसे ही करेगा, लेकिन उसको पीछे पकड़ने वाला कोई भी नहीं होगा। दैट मीन्स के पीछे हमने प्रिंट को रखा ही नहीं, तो वो प्रिंट नहीं करेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा बादलों जैसा आपको लग रहा होगा, बट डोंट वरी, जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ जी प्रिंट करें a+b। अभी भी ये सेम है, ठीक है। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए हैं, सॉरी। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करवाया और रिटर्न टाइप दी हुई है, ठीक है। हटा दिया नहीं। वैसे मैं यहाँ पे वॉइड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो वॉइड ही है। वॉइड मतलब खाली, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। मैंने कह दिया भाई उसकी रिटर्न टाइप जो है वो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब ना दूं तो भी चलेगा, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो वॉइड पे ही काम करेगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब भी मुझे यहाँ पे जो है प्रिंट लिखने की जरूरत है? नहीं है। एग्जैक्टली exactly। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मैंने फंक्शन की स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रिंट दे दिया। एक तो मैं एरर खत्म करूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम अच्छे से हो रहा है। अब इसके बाद एक हम ले लेते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट्स वाला, जिसमें ना रिटर्न है ना आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं जी मुझे यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा हेलो। ठीक है, और अब ये सिंपली हेलो प्रिंट करेगा, ना इसमें कोई रिटर्न वैल्यू है ना इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं। ये फंक्शन सिर्फ वही काम करेगा जो हम यहाँ पे इस फंक्शन से करवाएंगे। आर्ग्यूमेंट देने का मकसद ये होता है कि फंक्शन जो है वो बिहेव करे आपकी दी हुई वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो हम बेसिकली जब हम मोस्टली आप लोग आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन नहीं बनाएंगे, विदाउट आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, विदाउट रिटर्न नहीं बनाएंगे, विद रिटर्न नहीं बनाएंगे, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दूं, तो हु इज अप फॉर एन एक्टिविटी which will be our last activity and which will be your last activity from me?
बिकॉज़ आई विल बी लीविंग यू एंड वहाँ से डायरेक्ट फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। अब हमारे पास एक जो है टाइप पढ़ने की रहती है। कौन-सी बताएँ? हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा? हमने अभी तक नो रिटर्न पढ़ी और नो आर्ग्यूमेंट्स देख ली हमने यहाँ पे, ठीक है। हमने रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स देखी, हमने नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स देखी है? रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना बच्चा? हमने नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स देखी है? नहीं देखी ना? तो अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? टास्क क्या होगा? आपके पास सिर्फ 2 मिनट होंगे टास्क करने के लिए, तो याद रखिएगा, सिर्फ 2 मिनट। टास्क ये होगा कि आप बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने अभी एक फंक्शन में, चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मसले की बात नहीं है, इंट ए, ठीक है? और यहाँ पे मैं देता हूँ 1। अच्छा, कल हमें आपको आपने कल प्रिंट की फंक्शन में वेरिएबल प्रिंट किया था, याद है आप लोगों को? चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जी इंट सी, ठीक है? एक मिनट, सी इज इक्वल टू 10। एक तो ये बहुत जल्दी दिखता है, सी, ठीक है? ये अब मैं जो सिंटेक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है ना मैंने, ये सिंटेक्स आपको काम आएगा, ठीक है? तो वो एक्टिविटी क्रिएट करने में, तो और कुछ कोड इसमें से नहीं भी है जो कि आपको खुद करना है। तो टास्क आपका ये है कि आपने एक फंक्शन बनाना है चेक अडल्ट के नाम से, ठीक है? फंक्शन का नाम होगा चेक अडल्ट। आप उसमें आर्ग्यूमेंट लेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स लेंगे? क्या नाम है, आर्ग्यूमेंट्स लेंगे एज, और एज क्या आर्ग्यूमेंट होती है? इंटीजर होती है, याद रखिएगा। वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में अगर मुझे कोई फंक्शन रिटर्न करवाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूंगा, और ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझे रिटर्न लिखना ही लिखना है, और रिटर्न में मैं लिख सकता हूँ जी हेलो। तो ये कुछ स्ट्रिंग रिटर्न ऐसे होती है, और स्ट्रिंग में वो रिटर्न क्या करेगा? वो बेसिकली फंक्शन के अंदर चेक करेगा कि जो एज मेरे पास आई है, ठीक है, जो एज मेरे पास आई है वो अडल्ट है, वो टीनेजर है, या वो किड है, ठीक है? ये सब आपने करना है फंक्शन में। मैं जब फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँ, यहाँ पे कॉल करूंगा फंक्शन चेक अडल्ट, ठीक है? मैं यहाँ दूंगा एज, और वो चेक हो जाना चाहिए। और वो बल्कि जब वो रिटर्न में मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न की, तो मैं प्रिंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? तो मैं उसको करूंगा प्रिंट के फंक्शन में, ऑफ कोर्स, है ना? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो जब मैं इस तरह से उसको चलाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ लिखा आ जाना चाहिए कि जी ये अडल्ट है या किड है या फिर क्या है। शुरू हो जाए 9:20 हो रहे हैं, 9:22 पे खत्म करेंगे। 9:21 ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 60 सेकंड है आपके पास। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। सबसे पहले यहाँ पे रहम दिल ने हमें भेजा है जी ये फंक्शन, में इसको कॉपी कर लेगा। ओके, बिल्कुल ये सही है। स्पेल मिस्टेक्स है वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है? उसके मसले की बात नहीं है। मतलब जो है कुछ परफेक्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट आ चुके हैं रहम दिल, और इसके बाद सेकंड आ चुके हैं हमारे पास राकिब, और who's going to be the third person? ओके, हारिस इज द थर्ड। राकिब का चेक तो करूँ मैं पहले। जबरदस्त राकिब, जबरदस्त, ठीक है, ठीक है गाइस। ओके भाई भाई, अल्लाह हाफिज आप लोगों को मेरी साइड से, और बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऊप, आगे आप लोगों के ऊप वेट कर रही है। um, I know it wasn't as fun as yesterday because I'm not well, but I hope you'll be learning a lot in the future, inshallah.
Okay, Larip, are you here? Yes, sir. Are you ready? Yeah. Okay. Okay, over to you, Larip. Best of luck. Thank you. मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वैसे तो इरादा था पढ़ने का ऊप का ही, लेकिन आपके कुछ रहते थे कॉन्सेप्ट्स। है, स्टार्ट करते हैं आज। आप में से जो बहुत से लोग हैं उन्होंने पहले ही पढ़ रखी है ऊप। आई होप जावा में आपने पढ़ी होगी। अब ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। कौन कौन जानता है ऊप के बारे में? थोड़ा बहुत मुझे बता दें। ओके, गुड, सही है। तो ऊप असल में होती क्या है, हम आज ये देखेंगे। और ऊप जो है वो क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। क्या लगता है आपको कि हमें ऊप क्यों पढ़नी चाहिए? पहले तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम ऊप पढ़ रहे हैं तो वाई ऊप, ऊप ज़रूरी क्यों है? एक बार मुझे कंफर्म कर दें, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सबको? ओके, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास पहले क्वेश्चन आता है कि हम ऊप पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है ऊप की? जब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़ रखे हैं तो हम ऊप क्यों पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, इट वर्क्स लाइक रियल वर्ल्ड, बिल्कुल बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके हमारे पास बेनिफिट्स आ जाते हैं। सबसे पहले है इजी टू अंडरस्टैंड। जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो हमारे पास एक कोड आता है, बहुत बड़ा कोड। अक्सर में से आप लोगों ने जो है ना वो प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, और उसमें हमें क्या मिलता है कि हमें एक बहुत बड़ा लंबा कोड लिखना पड़ता है, राइट? तो हमारे पास ऊप जो है वो हमें प्रोवाइड करती है इजी टू अंडरस्टैंडेबिलिटी। हम उसको जो है वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसको क्यों अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्योंकि हम जो है वो कोड को डिवाइड करते हैं क्लासेस में। आगे हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे हम क्लास का। पहले हम देख रहे हैं कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। उसके अलावा जब भी हम कोई चीज़, कोई न्यू फीचर जब हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमेशा एरर आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। फर्स्ट सपोज हमारे पास जो है रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं हम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ओके, इजी टू हमारे पास वो डीबग होता है। इसमें अब क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कोड है। फर्स्ट सपोज हमारे पास मिलियंस ऑफ लाइंस का जो है वो कोड है, वो बहुत बड़ा कोड है। अगर उसमें हम जो है कोई न्यू फीचर ऐड करवा रहे हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है। अब उसको सॉल्व करने का क्या वे है, हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें कि जो हम उसको आसानी से इस्तेमाल सॉल्व कर पाएँ उस प्रॉब्लम को? तो इसके लिए हमारे पास होता है कि हम कोड को जो है वो चंक्स में डिवाइड कर दें। और डिवाइड करने से क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। ज़ीशान, आज हम जो है ना सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका, उसके बाद हम जो है ये परसों कर लेंगे। आई नो ये टाइम जो है बहुत कम रह गया है। आज हम जो है ना सिर्फ इसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ऊप होती क्या है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में इसके पिलर्स देखेंगे ऊप के कि कौन कौन से हैं और ये किस तरह हमें हेल्प करती है। तो ये ऊप जो है वो हमारी जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। तो आपको क्या लगता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है?
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक मकसद ये भी है कि हम आसानी इसको डीबग कर सकते हैं। डीबग कैसे करेंगे? जब हमारे पास कोड जो है वो चंक्स में डिवाइडेड होगा। उसके अलावा ये मेंटेनेबिलिटी है। इंडीड जब हम जो है वो कोड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मेंटेन करने में भी आसानी होगी। जब हमें कोई न्यू फीचर ऐड करना होगा तो हमें सबको जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम जो है एक आसानी से एक अलग क्लास बना लेंगे, एक न्यू फीचर ऐड कर लेंगे, और जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगी तो वो क्लासेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगी, सिवाय उसके जो कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें हम जो है वो डिफरेंट यूज़ करेंगे। पिलर्स जैसे हमारे पास इनहेरिटेंस हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, आगे हम वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जब वो क्लासेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी तो उनमें फीचर ऐड करना भी आसान रहेगा हमारे पास। रीयूजेबिलिटी, जैसे आपने मेथड्स पढ़े, मेथड्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक चंक ऑफ कोड होता है, जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको कॉल कर लेते हैं कहीं पर भी। इसी तरह हम जो है क्लासेस बनाएंगे, उसमें जो है वो मेथड्स होंगे, हमारे पास फंक्शंस होंगे और डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। तो वो हमारे क्या करेंगे, हम जब भी हमें किसी भी क्लास की ज़रूरत होगी, किसी भी मेथड की जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आसानी से उसको दूसरे क्लास में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट इसका जो बेनिफिट है वो हमारे पास है इजीली ऐड न्यू फीचर्स। ये मैंने आपको पहले ही जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया कि कोड जो है वो हमारे पास चंक्स में डिवाइडेड होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि सारे को जो है ना हम वो देख लें। हमारे पास जो है ना 1000 लाइन्स हैं या मिलियन लाइन्स हैं कोड की, तो हमें सारे को जो है ना वो स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। ये हमारी जो है प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस कर सकता है। उसके अलावा ऊप में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। क्लास आप सबको पता होगा, एक बार हम फिर इसको जो है रिवाइज कर रहे हैं। क्लास कहते हैं हम ब्लूप्रिंट को। आप जो है जी, टेम्पलेट, बिल्कुल, क्लास इज ब्लूप्रिंट। ओके, हम असल में ब्लूप्रिंट कहते किसको हैं? क्या मतलब है ब्लूप्रिंट का? जल्दी जल्दी से मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि ब्लूप्रिंट कहते हैं किसको हैं हम? क्या मतलब है ब्लूप्रिंट का? स्केलेटन, बिल्कुल, बिल्कुल सही। मैप, बिल्कुल, टेम्पलेट, बिल्कुल, ऐसा ही है। ब्लूप्रिंट हम कहते हैं किसी भी टेम्पलेट को, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोई मॉडल हो हमारे पास। हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो है हमारे पास यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क कर। एक हिसाब से कह सकते हैं सैरिश इसको टेम्पलेट, इसका ये अच्छा है। लाइबा या मॉडल, हम इसको मॉडल भी कह सकते हैं। कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स हैं? हम क्या क्या जो है ना अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? जब हम कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो, जब हम कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या मतलब है इसका? जब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास? बिल्ड, ओके, कार, बिल्कुल, निखिल, बिल्डिंग, सही है। इसका हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया बिल्डिंग का। सपोज हमारे पास जो है ना वो एक मॉडल है, किसी जो है ना वो घर का मॉडल है हमारे पास, ठीक है, वो स्केलेटन पहले से ही बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसको जो है यूज करते हुए डिफरेंट हाउसेस बनाएंगे। फॉर सपोज हमारे पास बिल्डिंग में क्या आ जाता है, एक रूम आ जाता है। फॉर सपोज ड्राइंग रूम आ जाता है, हम होम का कह लेते हैं कि हमारे पास ड्राइंग रूम आ जाता है, हमारे पास बेडरूम आ जाता है, हमारे पास किचन आ रहा है, ठीक है, और लॉन्ड्री रूम। इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसका बना हुआ है, बिल्कुल ऐसी रूम ये हमारे पास है। अब उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होम्स होंगे। अब एक जो है वो होम में हमारे पास हो सकता है कि वो 2 रूम्स हो, एक ड्राइंग रूम हो, एक किचन हो। इस तरह जो हम अपने हिसाब से जब उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे। इसका जो है हम कोड कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये जो ना वो और क्लियर हो। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको?
जी जी, मैं कर रही हूँ। एक मिनट। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम जब हमें क्लास बनाना होगा तो हम उसका वर्ड कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारे पास क्लास। क्लास, सपोज हम जो है ना बना रहे हैं होम, उसके बाद हम जो है ये काली ब्रेसेस यूज करेंगे और यहाँ पे हमारा आएगा कोड। पहले हमने जो है लिखा क्लास कीवर्ड, उसके बाद हमने यूज किया होम जो क्लास का नेम है, उसके बाद जो हम ये ब्रैकेट्स देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है वो कोड आएगा। तो ये, तो इसमें हम कर लेते हैं। आपने जो है ना अभी अभी मेथड्स पढ़े हैं, तो हम उसी को जो है ना वो यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे सपोज हम सब प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। हम कहते हैं इसको यहीं पर ही हम वैल्यूज भी दे देते हैं। अच्छा, तो आप सबको क्या लगता है कि ये रन हो जाएगा? अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? कंफर्म कर दें। ओके। क्या इसमें मिसिंग है? अभी चल जाएगा कोड या फिर इसमें कुछ मिसिंग है? ओके, देयर इज नो एंट्री पॉइंट, मेन मेथड, मेन क्लास हुजैफा, लाइबा नो। ओके, तो हम यहाँ पे जो है इसको मेन मेथड दे देते हैं। मेन मेथड लिखेंगे हम void main। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम? पहले हम जो है वो क्लास का नाम देंगे जो हमारे पास है होम, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सपोज मैं h1 लिख देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम इक्वल देंगे और होम। आपने जावा में भी देखा होगा कि हम सिंपल इसी तरीके से, यही सिंटेक्स होता है हमारे पास।
इसमें हम जो है न्यू दे भी सकते हैं और ना भी दें तो तभी हमारे पास जो है वो कोड चल जाएगा। इसमें जो है न्यू हमारे पास ऑप्शनल होता है। जी बिल्कुल। मेथड को अभी हम कॉल कर रहे हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट बना लें इसका। अ, हरीम नहीं, इसमें जो है ना हम न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं करते, मतलब आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे जो है डार्ट में आपके पास ऑप्शनल होता है। हम फिर करेंगे h1 डॉट डिस्प्ले। इसको हम रन कर लेते हैं। बस ये आउटपुट शो हो रहा है, ये देखें। सिंटेक्स हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वही है, सिंपल जावा वाली सिंटेक्स हमारे पास भी वही है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे जो है जावा हम मेन मेथड जो है वो क्लास के अंदर बनाते हैं, यहाँ पे जो हम बाहर भी बना सकते हैं। और इसका सिंटेक्स भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी वो भी बिल्कुल सेम है। मेथड आपने अभी पढ़े हैं वो भी बिल्कुल ही सेम है। इसके अलावा जो है वो क्या एग्जांपल हो सकती है उस्मान? जी जी बिल्कुल, ये हो जाती है इसमें मेमोरी अलॉटमेंट, ये इसमें जो है न्यू जो है वो ऑप्शन होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें क्लास एंड कर देनी चाहिए, तो क्या ख्याल है आपका? कंटिन्यू करें या फिर आगे कल पढ़ें या फिर परसों? हमारे पास परसों क्लास है हमारी। ओके ओके ओके, परसों। सरसनन तो हमें क्लास एंड कर देनी चाहिए, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके बॉस, हाउएवर यू से। ठीक है, फिर हम एंड करते हैं इसको। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज़ एक तारिक। एक अनाउंसमेंट सुन लें। ये आप हम्म, जो है मैं जो आपने अभी ये देखा है सिंटेक्स, इसका थोड़ा जो है ना वो पढ़ के आइएगा आप लोग। हम आगे देखेंगे पिलर्स जो हैं इस सबके, आपको जब ये चीज़ें क्लियर होंगी, इसका कोड या फिर इसका सिंटेक्स जो है, तो फिर आपको आगे आसानी होगी इसमें। कुछ लोगों ने जो है वो हैंड रेस किए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें। राना जाजेब, आपको कोई क्वेश्चन है? एहसान, कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ लें। नहीं, अब वो नहीं सिखाए, हम आगे उसको देखेंगे, इनपुट लेना। ओके, देन हम क्लास को ठीक है एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।